रिया को कल उसके मायके से ले आना शुभम जाकर। ठीक है मम्मी, मैं रिया को बता देता हूँ। बता देता हूँ या क्या है, भूल गया है क्या घर के नियम? इस घर में वही होता है जो मैं कहती हूँ। उसे आना होगा, अगर मैंने बोल दिया है तो सीधा कल जाकर उसे ले आ। ठीक है मम्मी। शुभम अगले दिन रिया के मायके जाता है। जमाई को देखकर रिया के घर वाले उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं और फिर शुभम कहता है, रिया तुम पैकिंग कर लो, हम थोड़ी देर में चल रहे हैं। क्या? लेकिन कल तो हमने घूमने का प्लान बनाया है। कल रुक जाती हूँ ना, फिर परसों चली जाऊंगी। नहीं, मम्मी ने आज ही चलने को कहा है, तो आज ही चलना होगा तुम्हें। रिया को मन मार कर जाना पड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गाड़ी में शुभम से कहती है, आदमी अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकता क्या? एक दिन रुक जाती तो क्या हो जाता? देखो यहाँ एक दिन की बात नहीं है, लेकिन हमारे घर में वही होता है जो मेरी माँ कहती है। माँ ने भी वही किया जिंदगी भर जो दादी चाहती थी। ठीक है, तो अब सांसें भी मम्मी जी से पूछ कर लूंगी। तुम ना बिना मतलब की बात का बतंगड़ बना रही हो। एक दिन की बात है, तुम यहाँ रह जाओगी तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में रिया और शुभम घर पहुंच जाते हैं। जाते ही सुधा रिया से कहती है, रिया बहू, शादी को बहुत दिन हो गए, आप घर के काम में लग जाओ। आज रात का खाना तुम्हें ही बनाना है। ठीक है मम्मी जी। रिया अपना सामान कमरे में रखकर रसोई में जाती है। सुधा जी भी रसोई में जाती है और रिया को दूर खड़ी देख रही होती है। अपनी सास को देखकर रिया घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, लगता है अब ये मुझे खाना बनाते हुए देखने आई है। रिया साफ सफाई से काम करने लगती है। तभी सुधा कहती है, बहू, तेरे घर में क्या ऐसे ही होता है? जो मन में आए वही बना लेना। कुछ सिखाया नहीं क्या तुम्हारी माँ ने कि ससुराल में खाना सास से पूछ कर बनाया जाता है? यहाँ तो तुम खुद ही शुरू हो गई। वो मम्मी जी, मैंने अभी तक चावल ही भिगोए हैं। मैं आपसे पूछने ही आ रही थी। वो देखा मैंने बहू। एक काम करो, रोटी और गोभी की सब्जी बना लेना और चावल से पुलाव। और हाँ, पुलाव में मटर डालना भूलना मत। जी मम्मी जी। और मीठे में क्या बनाऊं? मीठे में खीर बना लो। ठीक है मम्मी जी। सुधा रसोई से चली जाती है। इधर रिया कहती है, बाबा रे, सब सही कहते थे, सास सांस निकाल लेती है। खाना अच्छा नहीं बना तो पता नहीं क्या करेगी वो। रिया खाना बड़े ही मन से बनाती है और सबको परोसती है। सब रिया की बड़ी तारीफ करते हैं और उसे कुछ न कुछ देते हैं, सिवाय सुधा के। सुधा रिया की तारीफ करने के बजाय उससे कहती है, ठीक ही बना है खाना, लेकिन इससे अच्छा और बन सकता था। मसाले सब्जी में कम है, नमक थोड़ी ज्यादा है, खीर का स्वाद भी वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए था। अगली बार से ध्यान रखना। ठीक है मम्मी जी। रिया सबको खिला पिलाकर आखिर में खुद खाती है। इतना सब करने के बाद भी इतना सुनाया मुझे। अब कैसे बनाऊं खाना, कौन सी तरकीब लगाऊं? दिन बीतने लगते हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ रिया के ऊपर आ जाता है। रिया पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती। एक रोज रिया की सहेली का फोन उसे आता है। रिया, कैसी है तू? सब ठीक है यार, तू अपना बता कैसी है और आजकल क्या कर रही है? यार, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया कि मैं पार्लर खोल रही हूँ। तू तो जानती है अपना सपना पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। अरे वाह, क्या बात है। कम से कम तू तो कुछ कर रही है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। यार, तू भी तो कर सकती है। टेलरिंग तुझे कितना पसंद है। पता है, मैंने तो अपने मंगेतर से कह दिया शादी के बाद भी पार्लर का काम करूंगी। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है दोस्त। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूं। लेकिन रात को रिया अपने पुराने दिन याद करने लगती है और सोचती है, काश मैं भी टेलरिंग कर सकती हूँ। क्यों ना एक बार मम्मी जी से बात करके देखूं। अगले दिन रिया नाश्ते की टेबल पर सुधा से कहती है, मम्मी जी, मैं सोच रही थी पूरा दिन घर में ही रहती हूँ। मैंने टेलरिंग सीखी है। आपको पता है, मैं एक से एक डिजाइनर ड्रेस बना सकती हूँ और आजकल ड्रेसेस की बहुत डिमांड भी है बाजार में। तो मैं अपना टेलरिंग का काम शुरू करना चाहती हूँ। दिमाग तो ठिकाने है ना बहू। अब घर की बहू बाजार जाकर काम करेगी, यही देखना बचा है। नहीं मम्मी, मैं बाजार जाकर काम नहीं करूंगी। मैं घर से ही काम करूंगी। इससे घर का काम भी हो जाएगा और मेरा भी। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों की? अपने मायके में ही रहती। हमारे यहाँ ये सब नहीं चलेगा और यही सब तुम्हें करना है तो अपने बाप के घर चली जाओ। इतना सुनकर रिया की आंखों से पानी बहने लगता है। वो शुभम की ओर देखते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ये ससुराल नहीं जेल है, या इंसान सांस भी नहीं ले सकता अपनी मर्जी से। रिया अब इसी को अपनी तकदीर मानकर जीने लगती है। 6 महीने बाद आयुष अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आता है। मेरा बच्चा, तू तो सबसे ज्यादा होनहार है। कब से तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। मम्मी, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब मैं यहीं अपना ऑफिस खोलूंगा। अरे हाँ बेटा, अब जल्दी ही तेरी शादी करके मैं अभी फ्री हो जाऊं।
मम्मी मेरी नजर में एक लड़की भी है जो कि बहुत सुंदर है, मैं उसे के यहाँ आयुष की बात चलाता हूँ। भैया इतनी भी क्या जल्दी है, अभी रुक जाओ ना, आप पहले मुझे ऑफिस तो खोल लेने दीजिए। रिया समझ जाती है कि आयुष के दिमाग में कोई लड़की चल रही है। वो मन ही मन कहती है, देखती हूँ मैं भी अब कैसे मम्मी जी इसकी लव मैरिज करवाती है। अब आएगा मजा। मुझ पर तो बहुत जुल्म करती हैं। आयुष कुछ दिनों में अपना ऑफिस खोल लेता है। फिर मुस्कान से कहता है, मुस्कान, मेरी मम्मी शादी के लिए लड़की देख रही है, तुम अपने घर वालों से कहो ना रिश्ता लेकर आने को। यार तब तो तुम्हारी मम्मी को पता चल ही जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अरे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना, अब देखो मेरा दिमाग। आयुष अपने क्लाइंट से अपनी सारी बात बताता है और कहता है, दोस्त यार कुछ सेटिंग कर लेना, मैं तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगा बस। ओके डन। क्लाइंट आयुष का बायोडेटा मुस्कान के घर वालों तक पहुंच जाता है और इधर सुधा के पास मुस्कान का बायोडेटा लेकर आता है। माँ जी मैं क्या बोल रहा था कि मुस्कान मेरे दोस्त के लिए अच्छी रहेगी, मैं बात आगे चलाऊं, मैं रिश्ता करवाने के पैसे भी नहीं लूंगा। अरे नहीं बेटा, वो शुभम की नजर में एक लड़की है तो उसे देख लूं पहले। माँ जी आदमी 100 लड़की देखता है, देखने में क्या है, मुस्कान को भी देख लीजिए, फिर जो अच्छी लगेगी उससे रिश्ता करना आप। ठीक है। तब क्लाइंट मुस्कान के घर वालों को इसी तरह मना लेता है और मुस्कान के घर वाले आयुष के घर वालों से मिलने आ जाते हैं। मुस्कान एक नजर में सबको पसंद आ जाती है। शुभम सुधा से कहता है, मम्मी मुस्कान अच्छी रहेगी अपने आयुष के लिए, बिना सोचे हाँ कर दो उसको। अच्छा ठीक है। मुस्कान और आयुष का रिश्ता तय हो जाता है, दोनों की शादी हो जाती है और वो भी बिना किसी को कुछ पता चले। शादी के बाद रिया मन ही मन कहती है, अब मुझे आराम मिलेगा, थोड़ा काम करेगी अब मुस्कान, जेठानी करेगी आराम। इतने दिनों से मैंने भी तो अकेले किया सब। सुधा रिया से कहती है, बहू जिस तरह से मैंने तुझे सब कुछ सिखाया है वैसे ही तुझे मुस्कान को सिखाना होगा। हाँ हाँ मम्मी जी, क्यों नहीं, मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि मैं मुस्कान को सब कुछ सिखा दूंगी। रिया मन ही मन खुश हो जाती है और मुस्कान से जाकर कहती है, मुस्कान आज तेरी पहली रसोई है, तुम खाना बना लो, और हाँ कुछ आता ना हो तो मुझसे पूछ लेना। खाने में मटर पनीर और गोभी की सब्जी और साथ में बेसन की रोटी और पुलाव बना लेना, और हाँ मीठे में खीर मत भूलना। जी भाभी। रिया चुपचाप जाकर अपने कमरे में चली जाती है और मन ही मन कहती है, अब आएगा मजा। मुस्कान को लगता नहीं है कुछ भी बनाना आता होगा, मुझसे बार बार पूछने में उसे होगी हिचकिचाहट और खाना हो जाएगा खराब, तब जाकर मम्मी जी को मेरी कदर होगी। उधर मुस्कान एक ही घंटे में खाना तैयार करके सबको परोसने लगती है। ये देखकर रिया तो शॉक्ड हो जाती है, तुमने इतनी जल्दी सब बना लिया? जी भाभी, मुझे खाना बनाने की आदत है, मैंने काफी टाइम टिफिन सर्विस का काम किया है, वैसे भी मैंने सोचा था मैं आगे भी इसे करूंगी। मुस्कान के इतने बोलने की देरी थी कि आयुष कहता है, हाँ तुम टिफिन सर्विस यहाँ भी शुरू कर सकती हो, उल्टा मेरे ही कितने क्लाइंट टिफिन सर्विस ढूंढ रहे हैं, खाना सच में बहुत अच्छा बना है। खंडो बहुत स्वाद है और कोई भी तुम्हारे हाथ के खाने को मना नहीं कर सकता। मम्मी जी कहेंगी तो ही मैं टिफिन सर्विस शुरू करूंगी, वरना नहीं। बहू तो खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, चालू कर दे टिफिन सर्विस, मुझे तो अच्छा लगेगा, उल्टा उसी खाने में घर का खाना भी हो जाएगा। सुधा की बात पर रिया उसका मुंह ही देखती रह जाती है और मन में कहती है, हैं पासा उल्टा पड़ गया, मुझे तो मम्मी जी ने कुछ नहीं करने दिया और इसे आते ही टिफिन सर्विस खोलने को कह दिया। अब रुको, मैं इसका काम कैसे खराब करती हूँ। मुस्कान बहुत खुश होती है और बैठकर अपने टिफिन के लिए मेनू के रेट डिसाइड करने लगती है। तभी रिया उससे कहती है, देवरानी जी शुरुआत में इतना दाम मत रखो, अभी एकदम से कम से शुरू करो, मतलब तुम्हारा बिजनेस जल्दी चल पड़ेगा ना इससे, एक टाइम की खाने का 100 रुपया तो बहुत है। लेकिन भाभी जी फिर मुझे बचेगा ही क्या? अरे इसे तो बिजनेस कहते हैं, शुरू में नहीं बचेगा तो क्या हुआ, ग्राहक तो बन जाएंगे, एक बार तुम यहाँ काम जमा लो फिर बढ़ा लेना दाम। हाँ ये भी ठीक है। मुस्कान अगले दिन से अपनी टिफिन सर्विस शुरू करती है। पहले ही दिन से मुस्कान के अच्छे कस्टमर बन जाते हैं और सब उसके खाने की बहुत तारीफ करते हैं। रात को खाने की टेबल पर जब सब बैठे रहते हैं तब आयुष कहता है, ऐसे ही चलाना मुस्कान तो तुम तो मेरे से भी आगे निकल जाओगी एक दिन, मैं तो तुम्हारे सामने कुछ दिखूंगा ही नहीं, सब इतनी तारीफ कर रहे थे कि पूछो मत। मुस्कान, मेरे एक दोस्त का कॉल आया था, कल उसके घर में छोटी सी पार्टी है, 25-30 लोग के लिए खाना बनाने को बोल रहा है। हाँ भैया एकदम हो जाएगा। ठीक है, तुम मेनू और रेट की बात कर लेना उससे।
चलो इसी बहाने रोज अच्छा खाने को तो मिलेगा। बहू तू मटर पुलाव तो रखना ही उस मेनू में, मेरा मन सा हो रहा है खाने को। जी मम्मी जी। मुस्कान कस्टमर से बात करके ऑर्डर फाइनल कर लेती है। ये सब देखकर रिया मन ही मन कुढ़ने लगती है और मन ही मन कहती है, आते ही सबके दिल में घर बनाना चाहती हो देवरानी जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम्हारे इस बिजनेस को मैं फ्लॉप करके रहूंगी चाहे जो भी हो। कल ऑर्डर तो जाएगा यहाँ से, लेकिन उसके पैसे नहीं आएंगे आपके पास। अगले दिन अपना ऑर्डर टाइम पर पूरा करने के लिए मुस्कान सुबह पहले उठ जाती है और काम पर लग जाती है। पहले टिफिन का खाना बना लेती हूँ, फिर जाकर शाम का खाना बनाऊंगी। नहीं, एक काम करती हूँ, आज टिफिन में भी पार्टी वाली सब्जी ही दे दूंगी। मुस्कान पालक पनीर, आलू दम, दाल फ्राई बनाकर तैयार कर लेती है। इतने में रिया और बाकी घर वाले भी उठ जाते हैं और रिया उठती ही मुस्कान के पास पहुंच जाती है। देवरानी जी, कुछ मदद करूं आपकी? आज तो वैसे ही बहुत बड़ी ऑर्डर है, नहीं? भाभी मैंने सब्जियां बना ली है, बस रोटी बनानी बाकी है। टिफिन पैक करके भेज दूंगी, फिर शाम के लिए बाकी का खाना तैयार कर लूंगी। ठीक है, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं रोटी का आटा लगा देती हूँ। ठीक है भाभी, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। मुस्कान अपने कमरे में जाती है और लेट जाती है। इधर रिया को मौका मिल जाता है मुस्कान का खाना खराब करने का। मुझ पर छोड़कर गई है ना, अब देखो ऐसा आटा लगाओगी कि फिर कभी आटा लगाना नहीं पड़ेगा। रिया आटे में बाजरा मिला देती है, फिर आटा लगाकर रख देती है और चाय बनाकर मुस्कान को उसके कमरे में देने जाती है। मुस्कान, चाय पी लो, आटा लग गया है। हाँ, थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हो। भला आज के जमाने में कौन सी जेठानी अपनी देवरानी की मदद करती है, वो भी उसके बिजनेस में। अरे तो क्या हो गया, तुम भी तो मेरी बहन की तरह ही हो। मुस्कान चाय पीकर टिफिन के लिए रोटियां सेकने लगती है। रोटियां बहुत अजीब सी लग रही है, नहीं पता नहीं मुझे लग रही है या सच में। मुस्कान रोटी सेक कर सारे टिफिन पैक कर देती है, नहा धोकर घर के काम में लग जाती है। रिया रोटी सेकती है, उधर मुस्कान सबको नाश्ता परोसती है। नाश्ता देखकर शुभम की आंखें बड़ी छोटी होने लगती है। वाह, क्या खाना है, ऐसा नाश्ता तो आज तक नसीब नहीं हुआ। मुस्कान, तेरी टिफिन सर्विस बस इसी तरह चलती रहे, नाश्ते में लग रहा है जैसे पार्टी में खा रहे हो। ठीक है भाई, बहुत तारीफ हो गई, अब खा लीजिए। सब रोटी जैसे ही खाते हैं। आयुष कहता है, मुस्कान आज कैसी रोटी सेकी है, मुझसे तो एक जरा नहीं चलेगी, इसमें पता नहीं किस चीज का टेस्ट आ रहा है। बहू, तूने इसमें बाजरा मिलाया है क्या? नहीं तो मम्मी जी, पर पता नहीं आज मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आयुष और शुभम भरी थाली से उठ जाते हैं और बिना खाए चले जाते हैं। तभी रिया कहती है, बहुत तारीफ कर रहे थे आप, मैं बनाती थी तो कम से कम खाने को तो नसीब होता था। मुस्कान का मन खराब हो जाता है। उतने में ही उसके टिफिन लेने वाले आदमियों के फोन आने लगते हैं और एक एक करके सब खाने का पैसा देने से मना कर देते हैं। मुस्कान की हिम्मत टूटने लगती है। शाम के लिए मैं रोटी नहीं भेजूंगी अब। शाम में पार्टी का खाना मुस्कान भिजवाती है और वो लोग भी मुस्कान को फोन करके बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। ये क्या दे दिया आपने, पार्टी में लोग बस चावल खाकर आएंगे क्या? मेरी कितनी बेइज्जती हुई, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा आपको। ये क्या कह रहे हैं आप, मैंने इतना सारा खाना दिया आपको। अरे वो सब मुझे नहीं पता। कस्टमर फोन काट देता है। मुस्कान को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अब मैं खुद से खाना बनाऊंगी और किसी को हाथ लगाने नहीं दूंगी। शाम को मुस्कान अगले दिन के खाने की तैयारी कर रही थी, तभी वो देखती है आटा खत्म हो गया है। आटा लाना होगा वरना सुबह दिक्कत हो जाएगी। सब्जी काट के भी रखनी है, क्या क्या करूं। तुम रहने दो, आटा मैं ले आती हूँ, ऐसी तुम बहुत परेशान हो। थैंक यू भाभी। रिया को फिर से एक मौका मिल जाता है मुस्कान का काम खराब करने का। रिया दुकानदार के पास जाती है और उससे कहती है, भैया आपके पास दिमाग है या नहीं, थोड़ा अपना दिमाग लगाया करो। मुस्कान अच्छा खासा कमा रही है, वो भी आपकी आटे से बनी रोटियां बेचकर, और आप है कितना सस्ता बेच रहे। आटा का बिजनेस करना आपको सीखना होगा मुझसे, वरना लगता है जल्दी आप रोड पर आ जाओगे। क्या कह रही है आप? सही तो बोल रही हूँ, पैसे बढ़ा दो अपने आटे के, वरना रोड पे रहोगे। दुकानदार को समझ में आ जाता है कि अब उसे आटे का दाम बढ़ाना होगा। रिया 5 किलो आटा लेकर घर आती है और मुस्कान को देती है। भाभी ये मुझे कम लग रहा है, मैंने आपको 10 किलो लाने को कहा था ना। अरे अब क्या करूं, तुमने जितने पैसे दिए थे उतने में इतना ही आटा आया। आटा दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है ना। रिया अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही कुछ नहीं बच रहा है, ऊपर से अब जब पैसे घर से जाएंगे तो फिर बिजनेस करने का मतलब ही क्या है। एक काम करती हूँ, मेनू चेंज कर देती हूँ।
अगले दिन मुस्कान खाने का मेनू बदल देती है और चावल की रोटियां बना देती है। चावल की रोटियां खाकर कस्टमर मुस्कान को एक एक करके कंप्लेन करने लगते हैं। एक दिन तो हमने मैनेज कर लिया, लेकिन हमें आटे की रोटी चाहिए। रोज का खाना रोटी का ही होना चाहिए। जी जी ठीक है, मैं रोटी ही बना दूंगी अब से। मुस्कान अपने सारे कस्टमर को रात को रेट के साथ मेनू भेजती है, जिसे देखकर आधे से ज्यादा लोग अब मुस्कान को टिफिन के लिए मना कर देते हैं। ठीक है, जो है उतने का ही खाना बनाऊंगी, घाटे का काम नहीं करना मुझे। अगले दिन मुस्कान रोज की तरह सबसे पहले टिफिन का खाना बनाती है और रिया उसे देखकर कहती है, मुस्कान आज अभी तक सब्जी बना रही हो, रोटियां कब बनाओगी? हो जाएगा दीदी, अब ज्यादा टिफिन नहीं बनाने ना, आधे से ज्यादा लोगों ने तो मना कर दिया है। बहुत ही बुरा हुआ, कोई ना, फिर से नए ग्राहक मिल जाएंगे। रिया मन ही मन कहती है, तुम्हारा बिजनेस बंद हो तब मजा आए। हाँ, अब आखिरी बार और टिफिन सर्विस बंद। रिया मौका पाकर आटे में पीसी हुई मसूर मिला देती है और मुस्कान उसी की रोटियां बनाकर टिफिन पैक करके सबको भेज देती है। थोड़ी देर बाद एक कस्टमर का कॉल आता है और वो कहता है, मुस्कान जी, लगता है अब आपको खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। रोज कुछ न कुछ खराब कर रही हैं आप। आपके कहने पर तो मैंने दाम भी बढ़ा दिए, लेकिन अब मुझे आपसे टिफिन लेना ही नहीं है। इसी तरह एक एक करके सभी कस्टमर फोन करके टिफिन के लिए मना कर देते हैं और मुस्कान की टिफिन सर्विस जितनी जल्दी खुली थी उतनी जल्दी बंद भी हो जाती है। रात में मुस्कान सारे टिफिन और बर्तन साफ करके वापस अपने मायके भिजवा रही होती है। ये देखकर रिया के मन में खुशी की लहर दौड़ उठती है और वो खुद से कहती है, मुझे काम करने को नहीं दिया था ना मम्मी जी, तो और कोई भी नहीं करेगा। वाह रिया, बिना कुछ किए तूने नहले पे दहला कर दिया। मुस्कान के साथ साथ घर के बाकी लोग भी दुखी होते हैं। इधर मुस्कान पूरी रात अपने ससुराल की टिफिन सर्विस का सफर सोचती है और उसे सब समझ में आने लगता है। ये सब मुझे अब समझ में आ रहा है। अब मैं भाभी को दिखाऊंगी। मुस्कान अगले कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है और वहां बैठकर एक ढाबा खोलने की प्लानिंग करती है। आयुष की मदद से मुस्कान सब कुछ मैनेज कर लेती है और जल्दी ही अपना ढाबा खोलती है, जिसका नाम रखती है महंगे आटे के सस्ते पराठे। जल्दी ही मुस्कान का ढाबा चल पड़ता है और रिया के किए कराए पर पानी फिर जाता है।